वेलकम टू सानवी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मिश्रण तथा यौगिक में भेद लिखें। हम मिश्रण और यौगिक में भेद लिखने के लिए दो कॉलम बनाएंगे, मिश्रण और यौगिक। मिश्रण के अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। यौगिक के अवयव एक निश्चित अनुपात में ही होते हैं। मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों के मध्यवर्ती होते हैं। यौगिकों के गुण उसके अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं। मिश्रण भौतिक परिवर्तन का परिणाम है, यौगिक रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है। मिश्रण के अवयव पास पास पड़े हुए दिखाई देते हैं, यौगिक के अवयव पास पास पड़े हुए दिखाई नहीं देते। मिश्रण बनाते समय आयतन में परिवर्तन नहीं होता, यौगिक बनाते समय आयतन में परिवर्तन होता है। मिश्रण बनाते समय ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, जबकि यौगिक बनाते समय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। जो रासायनिक रूप से संयोग नहीं करते हैं वो मिश्रण बनाते हैं। या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है, जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट करें। तत्व को असमान गुण वाले दो से अधिक सरल भागों में नहीं बांटा जा सकता। यौगिक को असमान गुण वाले दो से अधिक सरल भागों में अपघटित किया जा सकता। उदाहरण, ऑक्सीजन को भिन्न भिन्न गुणों वाले सरल भागों में नहीं बांटा जा सकता, जबकि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित किया जा सकता है। तत्व के अणु में केवल एक तरह के परमाणु होते हैं, यौगिक के अणु में सदा दो से अधिक तरह के परमाणु होते हैं। तत्व सभी शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के अवयव हो सकते हैं, यौगिक केवल अशुद्ध पदार्थों के अवयव हो सकते हैं। क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं। आप फिटकरी के रवैये क्रिस्टल किस प्रकार प्राप्त करोगे। क्रिस्टलीकरण यह पृथक्करण की वह विधि है जिसके द्वारा किसी द्रव में विलेय अशुद्ध ठोस पदार्थ के विलयन से शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाता है। शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए गर्म द्रव में जितना भी अशुद्ध पदार्थ घुल सके घोल लिया जाता है। इसके पश्चात घोल में से अघुलनशील अशुद्ध पदार्थों को फिल्टर द्वारा छान लिया जाता है। अब संतृप्त गर्म घोल को ठंडा करने पर शुद्ध ठोस पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। फिटकरी के क्रिस्टल बनाने की विधि, एक बीकर को लगभग आधा पानी से भरें, इसमें थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डालकर घोल को गर्म करें। फिटकरी का पाउडर तब तक डालते जाओ जब तक वह घोल में घुलता जाए। गर्म घोल को गिलास में छान लें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब गिलास को ठंडा होने दें। एक मिश्रण में पानी तथा गंधक को कैसे अलग करें। पानी तथा गंधक को बीकर में लें, कीप स्टैंड में कीप को रखें, कीप के नीचे एक साफ बीकर रखें। फिल्टर पेपर इस तरह बनाएं ताकि एक तरफ तथा तीन तरफ एकता हो। इसके कीप में रखो। मिश्रण को शीशे की छड़ से धीरे धीरे कीप में डालो। द्रव को पानी धीरे धीरे नीचे बीकर में आ जाता है, जो गंधक को बिल्कुल स्वतंत्र है। इस द्रव में फिल्ट्रेट करते हैं। ठोस गंधक फिल्टर पर शेष रह जाएगा। फिल्टर पेपर कीप आराम से अलग करके गंधक को सुखा लिया जाता है। निम्नलिखित को कैसे पृथक्करण करेंगे। सरसों के तेल से जल और दूध से क्रीम। सरसों के तेल और जल को मिश्रण को पृथक करने के लिए हम सरसों और तेल का पृथक्करण करेंगे। उसमें जल तथा सरसों का तेल भारी होने के कारण एक दूसरे में अघुलनशील हैं, इसलिए ये मिश्रण में अलग अलग परतें बना लेते हैं। इन दोनों द्रवों के घनत्व अलग अलग हैं। सरसों का तेल हल्का होने के कारण ऊपरी परत बनाता है, परंतु जल निचली परत बनाता है। इस अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को पृथककारी कीप में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद कीप का स्टॉप का खोलकर जिससे जल निकल जाता है और शेष कीप में सरसों का तेल बच जाता है। दूध से क्रीम पृथक करना, इसके लिए अब केंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध को एक बूंद मुंह वाले बर्तन में डालकर वृत्ताकार पथ पर क्षैतिज तल में बड़ी तेजी से घुमाया जाता है, जिससे क्रीम हल्की होने के कारण दूध के ऊपर केंद्रीय अक्ष के आसपास इकट्ठा होकर तैरती रहती है। इसे अलग कर लिया जाता है। यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक की विशेषताएं बताएं।
यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं तब ये यौगिक बनाते हैं। किसी यौगिक के उन तत्वों में तोड़ा जा सकता है जिससे मिलकर वह बना होता है। उदाहरण के लिए जल के प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। जल एक यौगिक है, यह जल के अणुओं से बनता है। इसी प्रकार सोडियम और क्लोरीन के संयोग से सोडियम क्लोराइड नमक बनता है, जिसे साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। यौगिक के गुण उसमें पाए जाने वाले तत्वों के गुण से अलग होते हैं जिनसे मिलकर वह बना होता है। एक अन्य यौगिक का उदाहरण चीनी है। चीनी के एक अणु में कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 11 परमाणु से मिलकर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक अणु में कार्बन का 1 अणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है और ये दोनों गैसें हैं, परंतु इन दोनों के संयोग से बना यौगिक पानी एक द्रव है तथा यह आग को बुझा देता है। यौगिक की विशेषताएं। यौगिक का समांगी संगठन होता है। यौगिक के निर्माण में भाग लेने वाले सभी तत्व एक दूसरे में निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। यौगिकों के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। यौगिकों के अवयवी तत्वों को साधारण विधियों द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। यौगिकों के निर्माण या वियोजन में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है अथवा अवशोषित होती है। उत्पत्ति के आधार पर यौगिक कितने प्रकार के? उत्पत्ति के आधार पर यौगिक को 2 भागों में बांटा गया। अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वे यौगिक जो पृथ्वी पर की परपट्टी से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, नमक, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे यौगिक जिनके पौधे और जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे शक्कर, एसिटिक एसिड, स्टार्च, तेल, वसा, प्रोटीन आदि। इन सभी तत्वों में कार्बन आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। मिश्रण किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखें। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनते हैं। मिश्रण में अवयव किसी भी अनुपात में उपस्थित होते हैं तथा मिश्रण में अवयव अपने गुणों को बनाए रखते हैं। जैसे वायु मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जैसे यौगिक होते हैं। इसके अतिरिक्त वायु में अन्य गैसें तथा धूल के कण भी उपस्थित रहते हैं। मिश्रण की विशेषताएं। मिश्रण में विभिन्न अवयव किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। मिश्रण के गुण उसके विभिन्न अवयवों के गुणों का अनुपात होता है। मिश्रण के विभिन्न अवयवों को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण के निर्माण में ऊष्मा नहीं निकलती है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें इसके अवयव एक समान रूप से बटे नहीं होते, असमांग मिश्रण कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले मिश्रण अधिकतर असमांग होते हैं। उदाहरणतः सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट मृदा सैकड़ों यौगिक तथा तत्वों का मिश्रण है। इसकी संरचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित है। असमांग मिश्रण के विभिन्न अवयवों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें इसके अवयव एक समान बटे होते हैं, समांग मिश्रण कहलाते हैं। जल में शक्कर का विलयन एक समांग मिश्रण है। वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का समांग मिश्रण है। समुद्री जल, लवण विलयन, शरबत, दूध, फलों का रस, आइसक्रीम विलयन के रूप में दवाइयाँ, केरोसिन आदि समांग मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। मिश्रण का प्रकार। गैस में गैस का उदाहरण वायु। द्रव में गैस का सोडा वाटर जिसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड है। द्रव में नींबू का रस तथा जल तथा एल्कोहल। द्रव में ठोस, समुद्री जल, चीनी का जलीय विलयन। ठोस में ठोस, मसालों का मिश्रण, मिट्टी, मिश्र धातु। आयरन तथा सल्फर तत्व हैं चूर्ण के रूप में। इन दोनों तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर इनका मिश्रण बनता है, परंतु जब इन दोनों तत्वों को एक निश्चित अनुपात से बने मिश्रण से को बहुत अधिक गर्म करते हैं तब एक नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बन। गर्म करने पर 2 तत्व आयरन तथा सल्फर रासायनिक अपक्रिया कर आयरन सल्फाइड यौगिक बनाते हैं। आयरन सल्फाइड यौगिक में आयरन तथा सल्फर का कोई गुण नहीं पाया जाता, जबकि आयरन और सल्फर के मिश्रण में अपने अवयव आयरन और सल्फर दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि वायु मिश्रण है, यौगिक नहीं। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि वायु एक मिश्रण है। वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प जो कि अपने व्यक्तिगत गुण रखती है। वायु की संरचना स्थान स्थान पर परिवर्तित होती है। औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
धुएं का कण आज अपेक्षाकृत अधिक, इसी प्रकार अधिक ऊंचाई पे जैसे पर्वतों वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार वायु की संरचना विषमांग होती है। जलने के दौरान केवल ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है, अन्य गैसें नहीं। वायु को बहुत कम ताप पर ठंडा करके ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को पृथक किया जा सकता है। विलयन किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म लिखिए। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि इसके उदाहरण हैं। प्रायः विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में माना जाता है जिसमें ठोस, द्रव और गैस मिला हो, पर ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन, वायु भी होती। इन विलयन के कणों को समांगिकता होती है। विलयन के गुणधर्म, यह एक समांगी मिश्रण है। इसके कण 1 नैनोमीटर 10 मीटर से भी छोटे होते हैं। इसके कणों को नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। इसके कण नीचे नहीं बैठते। वायु से विभिन्न गैसों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, स्पष्ट करें। वायु समांगी मिश्रण है। इसमें विभिन्न घटकों को प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जा सकता है। पहले वायु पर दाब बढ़ाकर संपीड़ित किया जाता है और तापमान कम करके ठंडा किया जाता है। द्रवित वायु को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म करके गैसों को विभिन्न विभिन्न ऊंचाइयों पर प्राप्त कर लिया जाता है। धातु और अधातु में अंतर लिखिए। धातु में सामान्यतः ताप पर ठोस है, परंतु पारा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में है। अधातु में सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। फास्फोरस सल्फर ठोस रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसीय रूप में तथा ब्रोमीन तरल रूप में पाया जाता है। धातु में तन्य तथा अघार्तवर्णीय होती हैं। अधातु में भंगुर होती हैं। धातु में प्रायः चमकदार अर्थात धात्विक चमक होती है। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं, अपवाद ग्रेफाइट, आयोडीन तथा हीरा। धातु में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, अपवाद बिस्मथ। सभी अधातुएं कुचालक हैं, अपवाद ग्रेफाइट और गैस कार्बन। धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ज़्यादा हैं। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम हैं। धातुएं अधिकांशतः कठोर होती हैं, अपवाद सोडियम पोटेशियम चाकू से काटी जा सकती हैं। इनकी कठोरता भिन्न भिन्न होती है। हीरा सभी पदार्थों में से कठोरतम है। धातुओं को आपेक्षित घनत्व अधिक होता है, परंतु सोडियम पोटेशियम इसके अपवाद हैं। अधातुओं को आपेक्षित ताप प्रायः कम होता है। धातुएं अपारदर्शक होती हैं। गैसीय धातुएं पारदर्शक हैं। शॉर्ट टाइप आंसर। मिश्र धातुओं को मिश्रण क्यों माना जाता है? मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण होती हैं। इन्हें भौतिक क्रिया से अवयवों में अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये अपने घटकों के गुणों को प्रकट करते रहते हैं। पीतल, कांसा, स्टील आदि मिश्र धातु है। रंग वाले घटक डाई को नीले तथा काले रंग की स्याही से पृथक करना। कार्यविधि: एक बीकर को जल में आधा भरें। बीकर के मुंह पर वाच ग्लास रखकर उस पर कुछ बूंदें स्याही की डालें। बीकर को गर्म करना आरंभ करें। वाच ग्लास से वाष्पीकरण होने लगेगा और वाच ग्लास पर डाई का अवशेष बच जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि स्याही डाई का पानी में मिश्रण है। परख करना है कि काली स्याही में डाई एक ही रंग की नहीं होती। कार्य: फिल्टर पेपर के एक पतली परत लें जिसमें निचले किनारे को 3 सेंटीमीटर पर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में पानी घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें। इसे सूखने दें। फिल्टर पेपर को चित्रानुसार रखें और बिना हिलाए छोड़ दें। पानी फिल्टर पेपर के ऊपर चढ़ने लगेगा। उस पर अलग अलग रंग आ जाएंगे, जिससे सिद्ध होता है काली स्याही अनेक रंगों की बनी होती है। अब केंद्रण यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस प्रक्रिया का सिद्धांत लिखिए। अब केंद्रण यंत्र का प्रयोग प्रयोगशालाओं में रक्त और मूत्र की जांच में किया जाता है। डेयरी और घर में क्रीम और मक्खन निकालने में। वॉशिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वे छन्नक पत्र से बाहर चले जाते हैं, तो इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन मिश्रणों को अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर रुक जाते हैं। क्रोमैटोग्राफी क्या है, इसका उपयोग किन क्षेत्रों? क्रोमैटोग्राफी किसी मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि है। इस विधि में रंगों को पृथक किया जाता है। इसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही तरह के विलायक में घुले होते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है: डाई के रंगों को अलग करने में, रक्त से दवा पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों को रंग से पृथक करने में, मूत्र से चीनी को पृथक करने में, किसी अशुद्ध नमूने में शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। कार्यविधि: चीनी मिट्टी की एक प्याली में थोड़ा कॉपर सल्फेट लेते हैं, न्यूनतम मात्रा में एक पानी में घोल लेते हैं। अशुद्धियों को छानकर प्याली गर्म करते हैं। प्याली नीले रंग क्रिस्टल दिखाए, सभी क्रिस्टल समान दिखाई देंगे। इन्हें छानकर अलग करते हैं। कॉपर सल्फेट संतुलित विलयन को शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? भौतिक परिवर्तन यह स्थायी
अस्थायी होते हैं, इनमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन, इन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इनमें मूल अवस्था में बदला जा सकता है। उदाहरण, पानी को भाप बर्फ में बदलना, चीनी को पानी में घोलना। रासायनिक परिवर्तन ये स्थायी परिवर्तन है, इसमें भौतिक परिवर्तन के साथ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं, इन्हें मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम तार की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, मोमबत्ती का जलना। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखें। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था, रंग, घनत्व आदि गुणों में अंतर होता है। रासायनिक परिवर्तन में नया रासायनिक पदार्थ बनता है। मूल पदार्थ की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ की प्राप्ति सरलता से रासायनिक परिवर्तन में नहीं हो पाती। रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थों के संगठन में परिवर्तन नहीं होता, पदार्थों के संगठन परिवर्तन होता है। उदाहरण का बर्फ का पिघलना, जल में नमक का घुलना। उदाहरण, जंग लगना, कागज का जलना। मोमबत्ती के जलने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, स्पष्ट कीजिए। जब मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलती है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जब मोमबत्ती वायु की उपस्थिति में जलती है तो जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के गुण मोमबत्ती से भिन्न होते हैं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। तत्व किसे कहते हैं? तत्वों की विशेषताएं लिखें। फ्रांस के रासायनिक लेवासिये ने पहली बार प्रमाणित किया कि द्रव्य का सरलतम रूप तत्व है, इसे दो या दो से अधिक भागों में भौतिक या रासायनिक विधि से नहीं बांटा जा सकता। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हर तत्व के परमाणु दूसरे तत्व से भिन्न होते। तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में बांटा जाता है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातु। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन आदि अधातु तथा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि उपधातु हैं। तत्वों की इस विश्व की रचना के आधार पर माना जाता है। अब तक कुल 118 तत्वों की प्राप्ति हो चुकी, इनमें से 92 प्रकृति प्रदत्त हैं, शेष 26 मानव निर्मित हैं। तत्वों में धातुएं तथा धातुएं सम्मिलित हैं। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणों को प्रदर्शित करती हैं। चमकीली होती हैं, चांदी जैसी सफ़ेद और सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। तन्य होती हैं, इनका तार खींचा जा सकता है। ये घातवर्धनी होती हैं, इन्हें पीट कर मही चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे तापमान पर द्रव है। अधातु निम्न गुणों को प्रदर्शित करती हैं। विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। चमकीली, प्रतिध्वनि, आघातवर्धनी नहीं होती हैं। द्रव की विभिन्न अवस्थाओं पर समांगी तथा विसमांगी पर अंतरण लिखिए। ठोस में ठोस, पीतल, कांसा, गनमेटल तथा विभिन्न मिश्र धातुएं। रेत कण, लौह चूर्ण, रेत, अमोनियम क्लोराइड। ठोस में द्रव, पारे में सोना। ठोस में गैस, पैलेडियम में हाइड्रोजन। द्रव में ठोस, पानी में चीनी, पानी में मिट्टी, पानी में चार। द्रव का द्रव में इथाइल अल्कोहल में पानी, पानी में तेल। द्रव में गैस, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, गैस में गैस, वायु। वायुमंडल के कुछ धात्विक कण जैसे कैडमियम, जिंक, पारा आदि किसे निर्मुक्त होते हैं? वायुमंडल के कुछ धात्विक कण जैसे कैडमियम, जिंक, पारा आदि जिंक, तांबे, सीसे, स्टील के शोधन के दौरान निर्मुक्त होते हैं। ये कण पीड़क नाशियों, फास्फेटों, उर्वरकों, फंगस नाशियों तथा सिंगार प्रसाधनों का उत्पादन या उपयोग के दौरान भी निर्मुक्त होते रहते हैं। विलेय, विलायक तथा विलयन की परिभाषा बताओ। कुछ पदार्थ द्रव में घुल जाते हैं, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है। अमोनियम क्लोराइड तथा कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाते हैं। ठोस पदार्थों को जो द्रव में घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहलाते हैं। वे द्रव जिसमें ठोस पदार्थ घुल जाते हैं उसे विलायक कहते हैं। विलेय तथा विलायक के बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। नमक तथा पानी के मिश्रण को विलयन कहते हैं। नमक विलेय है तथा पानी विलायक कहलाता है। जलीय और अजलीय विलयन में अंतर दीजिए। जलीय विलयन, विभिन्न पदार्थों को जल में घोलकर बनाए गए विलयनों को जलीय विलयन कहते हैं। जलीय विलयन में विलायक जल होता है। नमक का जल में विलयन, कॉपर सल्फेट का जल में विलयन। अजलीय विलयन, कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते परंतु कार्बनिक तत्वों में घुलकर विलयन बनाते हैं, ऐसे विलयन को अजलीय विलयन कहते हैं। इसमें विलायक प्रायः अल्कोहल, एसीटोन, टेट्राक्लोराइड, कार्बन सल्फाइड और बेंजीन आदि होते हैं। उदाहरण के लिए अल्कोहल का आयोडीन में घोल, नैप्थलीन का बेंजीन में घोल। संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन किसी विशेष ताप पर किसी विलयन में जब और अधिक विलयन न घुल सकें तो यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन ऐसे घोल जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा उस अधिकतम मात्रा में कम होती है
तो उस ताप पर उसके द्वारा घोली जा सकती असंतृप्त विलयन कहलाता है। यदि कोई विलयन किसी निश्चित ताप पर संतृप्त है तो ताप बढ़ाने पर असंतृप्त हो जाता है। वास्तविक विलयन क्या होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। वह विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। इसमें विलेय के कण विलायक के अणुओं के मध्य स्थानों में लुप्त हो जाते हैं। ऐसे विलयन समांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसमें विलेय कणों का प्रक्षेपण कण तथा विलायक कणों का प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। उदाहरण नमक तथा चीनी का जलीय विलयन। विशेषताएं, वास्तविक विलयन साफ पारदर्शी होता है, समांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। इसे स्थिर करने के लिए सभी कण नीचे नहीं बैठते। यह प्रकाश की प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करते। इन्हें छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। निलंबन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। निलंबन यह एक किसी विलेय और विलायक का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिले कणों को सरलतम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इसे फिल्टर पेपर की सहायता सरलतापूर्वक छान कर अलग किया जा सकता है। निलंबन को कुछ देर तक रखने पर कण द्रव से अलग कर नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। कोलाइडी यह एक विलयन है। इसमें विलेय के पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। अर्थात पदार्थ विलयन और विलयन के बीच होता है। कोलाइडी विलयन को सॉल्व भी कहते हैं। रक्त, टूथपेस्ट, साबुन का घोल, जेम, कोहरा तथा कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। कोलाइडी विलयन समांगी प्रतीत होते हैं पर वास्तव में विषमांगी होते हैं। कोलाइडी कणों को फिल्टर पेपर से छानकर अलग नहीं किया जा सकता। कोलाइडी कण स्थिर अवस्था में रखे जाने पर तल पर नीचे बैठते हैं। कोलाइडी कण ब्राउनी गति को प्रकट करते हैं। कोलाइडी विलयन टिल्डर प्रभाव दिखाते हैं। कोलाइडी कणों पर ऋण तथा धन आवेश जिसके कारण वैद्युत कण संचालन का गुण प्रकट करते हैं। बताओ क्या होता है जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलयन से गुजरता है। कोलाइडी विलयन में जब तेज प्रकाश पुंज साबुन के विलयन को अंधेरे कमरे में बड़ी बीकर में रखे से गुजारा जाता है तो इसका पथ प्रकाशित दिखाई देता। प्रकाश का पथ इसलिए दिखाई देता है कि इसके कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन सब दिशाओं में होता है। यह प्रकीर्णन प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कुछ कोलाइडों के उदाहरण लिखिए। कोलाइडी तथा निलंबन में अंतर। कोलाइडी और निलंबन में अंतर। कोलाइडी के कणों का सरलता से नहीं देखा जा सकता। अच्छा, कोलाइडी के उदाहरण हैं दूध का पानी में घोल, कोहरा, पानी और गैस का कोलाइडी विलयन है। आटे का पानी में विलयन कोलाइडी विलयन का उदाहरण। कोलाइडी और निलंबन में अंतर। कोलाइडी के कणों को सरलता से नहीं देखा जा सकता। निलंबन के कणों को सरलता से देखा जा सकता। कोलाइडी के कणों को छान कर अलग नहीं किया जाता। निलंबन के कणों को छान कर अलग किया जा सकता। कोलाइड के कणों को माप 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। निलंबन के कण 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। कोलाइडी का काफ़ी स्थान तक स्थिर रखने पर इनके कण नीचे नहीं बैठते। निलंबन के काफ़ी समय तक स्थिर रखने पर इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक का विलेय है। विलयन की सांद्रता की परिकल्पना करें। विलेय पदार्थ की मात्रा 40 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान 320 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान 40 ग्राम प्लस 320 बराबर 360 ग्राम। विलयन की सांद्रता विलयन की में विलेय बटे विलयन की मात्रा गुणे 100, 40/360 गुणे 100 11.1%। विलयन की सांद्रता को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। विलायक की सांद्रता किसी विलायक में विलेय की अपेक्षित मात्रा होती है। यदि विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम हो तो इसे तन विलयन कहते हैं और विलेय की मात्रा अधिक होने पर उसे सांद्र विलयन कहते हैं। विलयन की सांद्रता को निम्नलिखित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। विलयन की शक्ति। इसके अंतर्गत 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या जाना जाता है। इसे ग्राम प्रति लीटर इकाई में प्रदर्शित किया। दूसरा है प्रतिशतता। निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा बताओ। आसवन, उत्पादन, अपकेंद्रण। आसवन वह भी जिसमें एक द्रव को उबालकर वाष्पों में परिवर्तित किया जाता है और उन वाष्पों को ठंडा करके शुद्ध द्रव में संघनित किया जाता है, आसवन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन वह भी जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने से सीधे गैसीय अवस्था में बिना द्रवीय अवस्था में बदले परिवर्तित किया जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अपकेंद्रण इस विधि द्वारा किसी द्वारा किसी द्रव में निलंबित ठोस पदार्थों के कणों को पृथक किया जाता है। इसके में मिश्रण को वृत्ताकार पथ से क्षैतिज तल में तेजी से घुमाया जाता है। 4 ऐसे उदाहरण जिसमें पानी में मिले अवयवों को अपकेंद्रण विधि से अलग किया जाता है। पानी से मिले अवयवों को अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग करना, रुधिर से रुधिर कोशिकाओं को अलग करना, पेशाब मिले ठोस पदार्थों को अलग करना, चीनी में
फैक्ट्रियों में गन्ने रस से चीनी रवों को अलग करना, दूध से मक्खन को अलग करना। जब हवा में कपूर की गोलियां रखी जाए और कुछ देर बाद गायब हो जाती हैं, क्यों? कपूर उर्ध्वपातिज पदार्थ है। जब इनकी गोलियों को हवा में रखा जाता है तो वे सीधे वाष्प में बदल जाती हैं, तब कुछ समय बाद ये गायब हो जाती हैं। दही से मक्खन को अलग करने के लिए दही का मंथन क्यों किया जाता है? जब दही मथा जाता है तो मक्खन के कण अपकेंद्रीय बल द्वारा अलग हो जाता है, क्योंकि मक्खन के कण शेष कणों से हल्के होते हैं, तब वे लस्सी पर तैरते हैं और आसानी से अलग किए जा सकते हैं। इसलिए दही का मक्खन दही से अलग करने के लिए मथा जाता है। तुम पानी से मूंगफली के तेल को किस प्रकार पृथक करो? मूंगफली का तेल और पानी के मिश्रण को पृथक करना। मूंगफली का तेल तथा पानी अमिश्रणीय द्रव हैं। ये द्रव मिश्रण में अलग अलग परतें बना लेते हैं, क्योंकि मूंगफली का तेल पानी की अपेक्षा हल्का है। इस मिश्रण के अवयव को पृथककारी कीप की सहायता से अलग किया जा सकता है। इस मिश्रण को पृथककारी कीप में डाला जाता है। कुछ समय पश्चात मूंगफली का तेल ऊपरी परत तथा निचली परत में पानी अलग हो जाता है। अपृथककारी का कीप का स्टाप का आग खोलकर पानी अलग कर लिया जाता है, जबकि मूंगफली का तेल कीप में रह जाता है। दो घुलनशील पदार्थों के मिश्रण को कैसे पृथक किया जाता है? नमक के घोल में से शुद्ध पानी को कैसे अलग किया जाता है? जिन पदार्थों के मिश्रण का विघटन हुए बिना उबाला जा सकता है और जिनके क्वथनांकों के मध्य अंतर अधिक होता है, उन्हें आसवन बीज से अलग किया जाता है। एसीटोन और जल के मिश्रण को आसवन बीज से अलग अलग किया जाता है। अल्कोहल के और जल के मिश्रण को इसी विधि से पृथक किया। नमक के घोल को शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए आसवन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि: रिटार्ड में नमक का घोल लिया जाता है। रिटार्ड का मुंह ढक्कन से बंद कर लिया जाता है और इसकी गर्दन ठंडे पानी में रखे फ्लास्क में फिट की जाती है। एक गीला कपड़ा फ्लास्क के ऊपर रखा है, उसका ध्यान रखा जाए कपड़ा गीला रहे। रिटार्ड में घोल को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। कुछ देर बाद पानी उबलना शुरू कर देता है। इस तरह बनी भाप फ्लास्क में से गुजरती है और फ्लास्क में भाप ठंडी होकर पानी के बुलबुलों में परिवर्तित है, जो फ्लास्क में एकत्रित हो जाती है। इस तरह एकत्रित पानी शुद्ध होता है। नमक से कपूर को अलग करने की विधि का नाम बताएं। नमक तथा कपूर में से कपूर उर्ध्वपातिज पदार्थ है, इसलिए मिश्रण में से दोनों अवयवों को ऊर्ध्वपादन बीज से अलग करते हैं। आयोडीन तथा रेत को उसके मिश्रण से आप किस प्रकार पृथक करेंगे? आयोडीन एक ऐसा पदार्थ है जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में आ जाता है, जबकि रेत का वह गुण नहीं दर्शाता था। रेत तथा आयोडीन के मिश्रण में उसे अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि को उपयोग में लाया जाता है। विधि: दिए हुए मिश्रण को पोर्सिलेन डिश में डालकर तिकोने स्टैंड पर रखते हैं। जब कांच की कीप की चित्र की भांति पोर्सिलेन डिश पर उल्टा करके रखो। कीप को मुंह पर रुई से बंद कर देते हैं। डिश को जब गर्म करते हैं तब तक मिश्रण धुआं निकलना न बंद हो जाए। अब गर्म करना बंद कर देते हैं, उसे ठंडा होने देते हैं। आप की सतह पर पीले रंग का ठोस आयोडीन जमा हुआ देखेंगे, जबकि पोर्सिलेन डिश में केवल रेत बचेगा। तुम्हें रेत, पानी तथा सरसों के तेल का मिश्रण दिया गया तो तुम मिश्रण अवयवों को किस प्रकार अलग करोगे? दिए गए मिश्रण को किसी बर्तन में डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि रेत अघुलनशील तथा भारी पानी होने के कारण बर्तन की तली में बैठ जाएगी। अब पानी तथा सरसों के तेल के अमिश्रित घोल को सावधानी पूर्वक किसी दूसरे बर्तन में उड़ेल कर निथाल लें। अब पानी तथा सरसों के तेल के अमिश्रणीय घोल को पृथककारी कीप में डाल लें। सरसों का तेल तथा पानी अलग अलग परतें बना लेंगे। अब स्टॉप का को खोलकर पानी तथा सरसों के तेल को पृथक कर लें। प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है? चित्र बनाकर इस विधि को समझाएं। जब दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है तो मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। वायु की विभिन्न गैसों का पृथक्करण इसी विधि से किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न उत्पादों को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि का उपकरण आसवन विधि की तरह ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी आसवन में एक नली का प्रयोग किया जाता है जो शीशे के गुटकों से भरी रहती है, जो वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करती है। आसवन और प्रभाजी आसवन में अंतर लिखिए। आसवन: मिश्रण के विभिन्न विभिन्न तापों को गर्म करने से अवयव प्राप्त होते हैं। प्रभाजी स्तंभ की अलग अलग ऊंचाइयों से प्रभाजी आसवन प्राप्त होता है। मिश्रण को सबसे कम तापमान पर उबलने वाले अवयव क्वथनांक पर गर्म करने के क्रिया को आसवन कहते हैं। मिश्रण को सबसे अधिक क्वथनांक वाले द्रव क्वथनांक तक गर्म करने को हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। इस क्रिया में एक ही बार में शुद्ध अवयव प्राप्त होता है। प्रभाजी आसवन में एक ही बार में शुद्ध अवयव प्राप्त होता है। मिश्रण को बार बार उबाल बिंदुओं तक गर्म करना पड़ता है। मिश्रण को एक ही बार गर्म करके वाष्पित अवस्था में लाना पड़ता है। मिश्रण में एक बार में केवल एक ही अवयव वाष्पन होता है। वाष्पित किए जाने वाले मिश्रण में एक साथ सभी अवयव वाष्पित होते हैं। मिश्रण के वाष्पों को निकास नली से गुजारकर संघनित किया जाता है। मिश्रण को गर्म करने के बाद वाष्पों को प्रभाजी स्तंभ तक भेजा जाता है। जिन द्रवों का क्वथनांक 25 केल्विन से अधिक अंतर का हो उन्हीं के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। 25 केल्विन से कम क्वथनांक के घुलनशील पदार्थों के मिश्रण के लिए
प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। संगठन के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? अच्छा, अति लघुत्तरी। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें विद्यमान सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों से शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण किससे बनता है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों के यौगिक से मिलने से बनता है। जल में घुले नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? आसवन विधि से। समांगी मिश्रण के 2 उदाहरण लिखिए। जल में नमक, जल में चीनी। विषमांगी मिश्रण के 2 उदाहरण, नमक और लोहे का छीलन, नमक और गंधक। जल और तेल कैसा मिश्रण है? समांगी विषमांगी। विषमांगी मिश्रण। विलयन किसे कहते हैं? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। किसी ठोस विलयन का उदाहरण बताइए। मिश्र धातु, पीतल, कांसा, वेल मेटल। किसी गैसीय विलयन का उदाहरण दीजिए। वायु। पीतल मिश्र धातु के कौन सा अवयव है? जिंक और कॉपर। विलायक क्या है? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो तथा जो दूसरे घटक का विलयन मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन क्या है? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है और विलायक में घुल जाता है उसे विलय कहते हैं। जल में चीनी के घोल में विलेय तथा विलायक का नाम। चीनी विलेय, जल विलायक। टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक का नाम। आयोडीन विलेय, अल्कोहल विलायक। वात युक्त पेट, सोडा, जल, कोक आदि में विलेय विलायक का नाम लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय, जल विलायक। वायु किस प्रकार का विलयन है? वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु में विलायक तथा विलेय का नाम लिखिए। नाइट्रोजन को वायु का विलायक, दूसरी गैसों को विलेय नाम दिया जाता है। विलयन के कणों का आकार लिखिए। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर 10⁻10 मीटर से भी छोटे होते हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? किसी दिए हुए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुला होता तो असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? यदि एक विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा संतृप्त से कम हो तो उसे असंतृप्त कहते हैं। विलयन की सांद्रता क्या है? विलायक की मात्रा तथा आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन को सांद्रता कहते हैं। निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन वह विषमांगी घोल है जिसमें ठोस द्रव में परिक्षेपित किया जाता है। विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में समष्टि में निलंबित होते हैं। निलंबन अस्थायी क्यों माना जाए? निलंबन में छानन विधि से कणों को पृथक किया जा सकता है इसलिए इसे अस्थायी माना जाए। निलंबन कण आंखों से क्यों देखे जा सकते हैं? इसका आकार 100 नैनोमीटर 10⁻7 मीटर से बड़ा होता है। टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी कणों के छोटे आकार से प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। दूध को कोलाइडी प्रकृति कैसे पता चलता है? दूध टिंडल प्रभाव दिखाता है। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। कोलाइडी किस विधि से मिश्रण से पृथक किए जा सकते हैं? अपकेंद्रीकरण तकनीक से। छानन विधि का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता? जब वह द्रव में विद्यमान ठोस कण इतने छोटे हों कि छन्नक पत्र से बाहर चले जाएं। मिश्रणों के अपकेंद्रण का सिद्धांत क्या? अपकेंद्रण विधि द्वारा भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर रह जाते हैं। अपकेंद्रण यंत्र प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच, दूध से क्रीम और मक्खन की प्राप्ति, वॉशिंग मशीन से कपड़ों में जल निकाल। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस सिद्धांत के आधार पृथक करते हैं? परस्पर न मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया? उत्पादन विधि द्वारा। 4 ऐसे ठोस पदार्थों के नाम लीजिए जिन्हें उत्पादन किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। डाई कितने रंगों का मिश्रण? 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण। क्रोमैटोग्राफी किसे कहते हैं? मिश्रण से रंगों के पृथक्करण की विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी का क्या उपयोग है? डाई में रंगों को पृथक करना, प्राकृतिक रंग से रंगों को अलग करना, मूत्र से चीनी को पृथक करना तथा रक्त से दवा को पृथक करना। आसवन विधि का प्रयोग मिश्रण के किन घटकों को पृथक किया जाता है? जिन घटकों के क्वथनांक में बीच काफी अंतर होता है। प्रभाजी आसवन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है। 2 उदाहरण लिखिए जहां प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। वायु से विभिन्न गैसों को पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए। साधारण प्रभाजी स्तंभ में शीशे के गुटके क्या कार्य करते हैं? वे वाष्प को ठंडा तथा संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। वायु कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना है? -183 डिग्री। आर्गन का क्वथनांक -186 डिग्री। नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किसी लिए किया जाता है? ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि से प्राप्त होता है? क्रिस्टलीकरण विधि से। समुद्र से प्राप्त नमक को शुद्ध करने रूप में किस विधि से प्राप्त करते हैं? वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण से। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण से अच्छी क्यों है? साधारण वाष्पीकरण में कुछ ठोसी
विघटित हो जाते हैं, झुलस जाते हैं तथा कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। फिटकरी को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? क्रिस्टलीकरण से। रासायनिक परिवर्तन में क्या परिवर्तन होता है? रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन। जलना किस प्रकार का परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को किन भागों में बांटा जाता है? तत्व और यौगिक। फ्रांस के किस वैज्ञानिक ने तत्व के लिए माना था कि वह पदार्थ का मूल रूप है? एंटोनी लॉरेंट लेवासिए। पदार्थ का मूल रूप क्या है? तत्व। तत्व क्या है? तत्व या पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया से छोटे पदार्थों के टुकड़ों में नहीं बांटा जाता। तत्वों को किन किन भागों में बांटा जा सकता है? धातु, अधातु और उपधातु। कौन सी धातु कमरे पर तापमान पर द्रव है? पारा। उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु और धातु के मध्यवर्ती गुणों को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु का उदाहरण दीजिए। बोरान, सिलिकॉन। अधातुओं के उदाहरण दीजिए। हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि। धातुओं के उदाहरण दीजिए। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि। ज्ञात तत्वों की संख्या 118 तत्व। प्राकृतिक तत्व 92 तत्व। कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं? 11 तत्व। मिश्रण को पृथक करने की 5 विधियां। फिल्टरन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, वाष्पन। चीनी की फैक्ट्री में चीनी के क्रिस्टलों को अलग करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? अपकेंद्रण विधि। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. This note is provided by Sanvi Classes. Thank you.